डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग कक्षा 8 गणित परिमेय संख्या के अंतर्गत योग संक्रिया के कुछ प्रगुण हम लोग पढ़ेंगे। तो 2-3 नियम हैं, इसको जान लिया जाए। सबसे पहला है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण संवरक प्रगुण में क्या होता है, हम लोग एक एक एग्जाम्पल्स से सीखेंगे। अगर मान लीजिए कि P/Q एक परिमेय संख्या है और R/S भी एक परिमेय संख्या है, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे हम तो यहाँ कोई जो राशि मिलेगी, मान लीजिए कि T/U मिल रहा है, तो समझिए कि अगर यह परिमेय संख्या है, इस शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, और R/S भी परिमेय संख्या है, तो समझ लीजिए कि T/U भी परिमेय संख्या ही होगी। एक बार और देखिए, कोई दो परिमेय संख्याएं हों और उनको जोड़ दिया जाए तो जो योगफल होगा वह भी परिमेय संख्या ही होगा। यही संवरक प्रगुण है, योग का संवरक प्रगुण है। इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ले लिया यहाँ ऋण 3/11 एग्जाम्पल। ऋण 3/11 और उसमें हमको अगर जोड़ना हो ऋण 4/33, तो देखिए ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या। इन दोनों परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ की बात आपको कल प्रीवियस वीडियो में आपको पता चला होगा कि ऋण का जो है धन हो जाता है, जिसको 3/11 कह सकते हैं। ये ऋण का ये भी धन हो जाएगा तो इसको 4/33 कह सकते हैं। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो 11 और 33 का लौसा लेना पड़ेगा। लौसा 33 होगा। 11 तिहा 33, 3 तिहा 9, 33 से कम 33, 4 कम 4 हो जाएगा और यह हो जाएगा 9 4 13/33। तो ये जो 13/33 से आया, परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार यह भी क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या ही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्या, दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको योग का संवरक प्रगुण जो परिमेय संख्याओं पर आधारित है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के नियम और उन पर आधारित प्रश्न आपको सबसे पहले पहुंच जाए। दूसरा प्रगुण है क्रम विनिमय प्रगुण, कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ नाम से ही आप देख पा रहे हैं, क्रम विनिमय मतलब क्रम को विनिमय कर दिया जाए, क्रम को बदल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कि P/Q कोई परिमेय संख्या है और R/S कोई परिमेय संख्या है, इन दोनों को जोड़ दिया गया, फिर R/S में पहले लिख करके P/Q को जोड़ दिया गया, तो जो परिमेय संख्या आएगी दोनों आपस में बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो परिमेय संख्याएं हैं P/Q और R/S, तो P/Q में R/S को जोड़ा और फिर R/S में P/Q को जोड़ा, दोनों का योगफल बराबर ही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के योगफल के में उनके क्रम का न ध्यान रखा जाए तब भी सवाल हमारा सही हो जाता है। तो क्रम बदलने से योगफल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, बस परिमेय संख्या होना चाहिए। हाँ, मान लीजिए कि मैं ले लिया ऋण 7/12 और इसमें मैं जोड़ा ऋण 5/8, तो इसका जोड़ कितना होगा देख लेते हैं। 12 और 8 लौसा तो लेना ही पड़ेगा, या यूँ कहा जा सकता है ऋण 7/12
धन, ऋण ऋण का धन हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, और 12 और 8 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 24। तो 12 दूना 24, 7 दूना 14, 8 त्रिक 24, 5 तीन 15, अर्थात उत्तर आ जाएगा। ऋण है, धन है, नियम पढ़ाया गया है, धन ऋण है तो घटाएगा, बड़ी का चिन्ह लगाएगा, ऋण धन है तो घटाएगा, बड़ी का चिन्ह लगाएगा। तो आइए, यहाँ धन है, ऋण है, तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 1/24 हो जाएगा, और यहाँ बड़ी के पहले धन का चिन्ह लगाए तो धन लग जाएगा। ये तो हो गया हमारा, इसमें इसको हमने जोड़ा। अगर हम क्रम को बदल करके हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा, जगह है। अब देखिएगा, ऋण 5/8 को मैं पहले लिखता हूँ और ऋण 7/12 को बाद में लिखता हूँ। क्रम विनिमय ने यही कहता। आप जब रूल को बढ़िया से समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूल को समझना बहुत जरूरी है, समझ लेंगे तो सवाल तो बहुत सारे हैं, वो अनगिनत हैं, सवाल की बात नहीं होती है, नियम देख जानना जरूरी होता है। ये हो जाएगा 5/8, और धन ऋण का यहाँ पर हो जाएगा, ऋण कहिए या चाहे ऐसे रहने दीजिए, ऋण 7/12 यहाँ हो गया, तो 12 और 8 का लौसा हो जाएगा 24, 8 त्रिक 24, 5 तीन 15, और 12 दूना 24, 7 दूना हो गया 14। यहाँ हो जाएगा क्या, वही धन ऋण है तो घटाया जाएगा, 15 में से 14 घटा देंगे तो 1/24 आ जाएगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, जब ऋण 7/12 में हमने ऋण 5/8 को जोड़ा तब भी उत्तर 1/24, जब ऋण 5/8 में ऋण 7/12 को जोड़ा तब भी उत्तर 1/24। अर्थात स्पष्ट है कि दो संख्याओं के योग के क्रम में, या दो पूर्णांकों के योग के क्रम में, या दो परिमेय संख्याओं के योग के क्रम में बदलाव कर दिया जाए तो उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए, तीसरे नंबर पर आता है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण क्या है, इसको जान लिया जाए नियम के अनुसार। अगर मान लीजिए, लाइट को फटक खोल दीजिए ताकि लाइट आ जाए। यहाँ साहचर्य प्रगुण है तो एक P/Q हो, दूसरा R/S हो परिमेय संख्या, और तीसरा मान लीजिए कि T/U हो और इनको जोड़ना हो। तो जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसा कर देंगे। फिर देखिए, P/Q में R/S को जोड़ने के बाद T/U को जोड़ा जाए, या देखेंगे यहाँ P/Q यही है, R/S यही है, और T/U भी वही है, तीन परिमेय संख्या यह भी है। तो इसमें क्या है, अगर इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसका क्या मतलब, ब्रैकेट में देखिए अंतर है, ब्रैकेट में अंतर है, क्या अंतर है, P/Q और R/S को एक में जोड़ दिया गया, तब जाकर के T/U को जोड़ा गया। अब R/S और T/U को एक में जोड़ दिया गया, बाद में P/Q को जोड़ा गया, तब भी दोनों के योगफल में कोई अंतर नहीं आएगा, बराबर ही आएगा। यही साहचर्य का प्रगुण है, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं इसे। एसोसिएटिव मतलब इन लोगों का जो संग है बदल दिया जाए तब भी कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। नियम जानने के बाद एक एग्जाम्पल जानना बहुत जरूरी है। तो आइए एक संख्या मैं लेता हूँ, ऋण 2/3, ऋण 2/3 धन 3/4 अधन 1/5 ये दिया गया। अब देखिएगा यहाँ बड़ा कोष्ठक लग रहा है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों को एक में जोड़ दिया जाए, उसके बाद से इसको जोड़ा जाए। तो आइए जोड़ते हैं। सबसे पहले जोड़ेंगे, कोष्ठक को सरल करेंगे जब हम, तो 4 3 का लौसा हो जाएगा हमारा 12, 3 चौके 12 तो ऋण 8 हो जाएगा, 4 3 12 तो 3 3 9 हो जाएगा,
ये हो गया, और यह 1/5 तो यही रहेगा। पहले से सरल कर लेते हैं। 9 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 1/12, और फिर जब ऋण को ऊपर कर दीजिएगा, ऋण 1/5 हो जाएगा। अब इसका कोई मतलब नहीं है चिन्ह का, कोष्ठक का। अब यहाँ पर 12 और 5 का जो लौसा होगा, 12-5 का लौसा कितना हो जाएगा, 12 24 12 36 12 60 हो जाएगा यहाँ पर। तो 12 25 60, 5 से कम 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 12 हम 60, 12 करने 12 ऋण हो जाएगा, धन ऋण का ऋण हो जाता है। अब 5 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ऋण 7/60 हो जाएगा। इसका जो उत्तर आएगा ऋण 7/60 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम साहचर्य नियम का प्रयोग कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 2/3 धन 3/4 और धन 1/5। यही तो हमको जोड़ना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देंगे। ये ब्रैकेट हमारा लग गया। देखिएगा बदलाव क्या हुआ, इन दोनों को एक साथ लिखा, बाद में इसको लिखा। अब क्या है, अब इन दोनों को एक साथ में लिख दिया, इसको बाद में लिख रहे हैं। तो देखते हैं क्या इसके योगफल में अंतर आता है। ऋण 2/3 धन, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3/4, इसको ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा ऋण 1/5। अब लौसा जब लिया जाएगा, ऋण 2/3 धन 5 और 4 का लौसा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 4 × 20, 5 × 3 = 15, 5 × 20, 4 × 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, ऋण 2/3 धन 5, 15 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11/20 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ 3 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जाहिर सी बात है 60 होगा। अब 3 20 हम 60, तो 20 दूना हो गया ऋण 40, 20 3 में 60, 20 3 60, और 3 में 11 3 हो जाएगा 33। अब देखेंगे इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं है। देखिए ऋण 40 है और 33 है, तो धन ऋण है तो घटाया जाएगा, 40 में से 33 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा ऋण 7/60 हो जाएगा। तो आपने देखा क्या, इन दोनों को एक साथ जोड़ा, इसको बाद में जोड़ा तो ऋण 7/60। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ा, इसको बाद में जोड़ा, तब भी जो है ऋण 7/60। हम देख क्या रहे हैं कि अगर तीन अगर परिमेय संख्याएं हैं और साहचर्य नियम लगाना है तो 2 को एक साथ करके तीसरे को बाद में, और फिर दूसरे तीसरे को एक साथ जोड़ करके पहले को बाद में अगर हम जोड़ते हैं फिर भी योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब इन्हीं आधार पर संवरक नियम पर, ला ऑफ क्लोजर और क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव ला और साहचर्य नियम, एसोसिएटिव ला पर आधारित जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1B लेकर के फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।